हेलो स्टूडेंट। आज इसी चैप्टर की ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है। तो इसमें क्या है, हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करने वाले हैं। हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ लिया, जिसमें हमारा कोई भी इंडक्टर, इंटरनल रेजिस्टेंस और कैपेसिटिव रेजिस्टेंस वगैरह वगैरह सब जीरो थे। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। तो इसमें क्या है हमारा, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इंडक्टर क्या होता है। ठीक है। और अगर सर्किट में इंडक्टर लगा होता है तो उसकी वजह से एसी सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है। यानी कि करंट और वोल्टेज के बिहेवियर में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें, ये हमारा एक सर्किट है जिसमें हमारी एक कॉइल लगी हुई है। ठीक। इसमें क्या होता है, कॉइल्स में हमारा एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, हेलिकल शेप बोला जाता है इसे, हेलिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। हेलिकल शेप है। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे होते हैं। अब इस हेलिकल शेप कॉइल को ही हम इंडक्टर बोलते हैं। और हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है आपका, जीरो है। ठीक है। तो हमारा जो इंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस हमने जीरो माना है। और यहाँ पर हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है जिसकी इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। अब हम इस इक्वेशन के बारे में पहले ही आपसे चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियोस में। तो अगर आपको नहीं पता है ये कैसे आई है, ये क्या है ये, तो आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग, या आप कह लीजिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन कह लीजिए, जहां पर वी नॉट हमारा पीक वैल्यू है वोल्टेज की। ठीक। अब हमने पढ़ा है फैराडे लॉ, इससे पहला चैप्टर है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इस चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे। फैराडे लॉ क्या कहता है, मैं थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली बता देता हूँ। फैराडे लॉ बहुत सारे, मतलब दो तीन लॉ हैं। तो उसमें क्या है कि बताता है ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ जो होता है वो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज के बराबर होता है। ठीक है। डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। तो वहीं से यह हमारा चीज आया है। वहां पर हम फाइव की जगह पर एल आई पुट करते हैं, जहां से हमारा ये वी इक्वेशन, सॉरी वी इक्वल टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी इक्वेशन आई है। अब क्या है इसमें हमारा ये जो, एक हम बात और जानते हैं, जब भी किसी कॉइल में करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, तो वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो हमारा कैसा होता है भाई, टाइम वेरिंग होता है। अब हम भी जानते हैं अगर कोई चीज टाइम वेरिंग है, अगर हमारी कोई चीज टाइम वेरिंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगी, मगर वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वेरी होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है। जिसकी वजह से कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, मगर वो ईएमएफ कौन सा है, बैक ईएमएफ है। यानी कि कॉइल जिस डायरेक्शन में करंट फॉलो करा रही है उसके अपोजिट एक ईएमएफ जनरेट होगा, वो क्या कहलाएगा, बैक ईएमएफ कहलाएगा। ठीक है। अब उस बैक ईएमएफ का यूज किया जाएगा, जैसा कि हम आगे देख रहे हैं। अब हम या तो यहां पर किरचॉफ लॉ लगा दें, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इन अ क्लोज लूप कितना होता है, जीरो। तो हम बोल सकते हैं टोटल वोल्टेज कितना है। भाई देखिए, वोल्टेज हमारे पास दो हैं, एक तो जो हमने एसी सर्किट को दिया है V, और एक दिया है हमने E। दो वोल्टेज दिए हैं V और E। तो इनका सम जो है वो हमारा किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो V प्लस ई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम भी जानते हैं, हमने बोला पहले ही आपसे, सर्किट में जो लग रहा है वो कौन सा ईएमएफ लग रहा है, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज की वजह से बैक ईएमएफ आया। तो उसी के लिए ये माइनस साइन लिया है, या मैं यहाँ देखिए डायरेक्ट ये भी बोल सकता था माइनस ई।
ई की वैल्यू अभी हमने पीछे से उठा लेनी है, जिसको मैंने वी लिख रखा है। तो अगर आप ई की जगह पर माइनस एल डी आई ओवर डी टी लिखते हैं तो वो बाद में प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया यहां पर, ये जो हमारी इक्वेशन है यहां से हमने डी आई निकाल लिया। तो डी आई इक्वल टू क्या बनेगा, यहां से हमारा डी आई इक्वल टू बनेगा v अपॉन एल, v अपॉन एल इंटू डी टी। अब v की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है हमारे पास, v की वैल्यू है v नॉट साइन ओमेगा टी और ये डी टी। ठीक है, एल यहां पर हमारा नीचे है, इंटीग्रेशन में खाली बचेगा साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का हमने पहले भी डिस्कस किया था एवरेज वैल्यू में, तो वो आ जाएगा आपका माइनस का कॉस ओमेगा टी। अब उसके बाद क्या है, मल्टीप्लायर जो है मैंने बताया था आपका हमेशा कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं, तो यह आपका आ गया मल्टीप्लायर नीचे यहाँ पर। अब आगे अगर हम देखें इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, हमने क्या देखा है आज तक, हमने देखा है आई बराबर जो होता है वी अपॉन आर होता है, यानी कि वी के नीचे जो भी होता है हम उसे कंसीडर करते हैं वो हमारा क्या है, आर माना जाता है। तो अगर इक्वेशन अगर हम देखिए लास्ट वाली देखते हैं, इसमें अगर हम देखते हैं तो वी के नीचे क्या है हमारा ओमेगा एल। तो इससे हम इसे जो हम बोलेंगे वो किसके रेस्पेक्टिव बोलेंगे, आर के रेस्पेक्टिव बोलेंगे। यानी कि हम इसे आर ना बोल करके, क्योंकि हमने बोल रखा है इसका कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं था, आर हमने बोला है इंडक्टर का जीरो है, इसलिए हम रेजिस्टेंस के ही इक्विवेलेंट मानते हैं इसे, एक नई टर्म जिसे हम बोलते हैं एक्सएल, और इसी का नाम होता है हमारा इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, जो कि रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। अब हमारी इक्वेशन बन गई वहां से क्या, क्योंकि वी नॉट तो ऊपर था ही था, हमने ओमेगा एल की जगह क्या लिख दिया, एक्सएल। अब हमारा जो कॉस ओमेगा टी था, माइनस साइन ये ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है, हमने कॉस ओमेगा टी को लिख लिया आइडेंटिटी से साइन 90 माइनस पाई बाई टू, मतलब 90 माइनस ओमेगा टी। अब एक आइडेंटिटी और पड़ी है, मैं क्वाड्रेंट सिस्टम बता देता हूं बायोलॉजी वालों की वजह से। हमारे पास जो होता है साइन माइनस थीटा एक प्रॉपर्टी होती है। अब साइन माइनस थीटा का मीनिंग क्या होगा, देखिए भाई, अगर ये एंगल की बात करते हैं हम, ये वाला जो हमारा एंगल है ये हमारा थीटा होता है, तो नीचे वाली साइड में जो हमारा एंगल होगा ये थीटा, ये भी थीटा ही होगा। मगर ये क्वाड्रेंट हमारा नीचे वाला माइनस का है, ऊपर वाली चीज प्लस की है, तो ये हमारा कैसा कहलाएगा, माइनस का थीटा कहलाएगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस का होता है भाई, साइन। ठीक है, साइन हमारा प्लस का होता है। तो अगर हमारा साइन यहाँ पर प्लस का है, साइन अगर हमारा यहाँ पर प्लस का है, तो होगा क्या भाई, बाकी सारे तो नेगेटिव होंगे। सॉरी सॉरी, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक गलती हो रही है, यहाँ पर हमने बोल दिया है साइन हमारा प्लस का होगा, साइन हमारा प्लस का नहीं होगा। यहाँ पर हमारे जो प्लस के होते हैं वो बस एक कॉज होता है प्लस का, और एक हमारा सेक होता है प्लस का, बाकी के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है इसमें हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और लास्ट क्वाड्रेंट जो होता है उसमें हमारा कॉज और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा इस हिसाब से क्या बनेगा, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहां पर भी हमारी यही टर्म लिखी है, अगर आप नोटिस करेंगे माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। अब ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है यहां पर, अगर आप नोटिस करें तो इसको हम उल्टा क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा। यानी कि अगर हम करेंगे तो ये प्लस वाली चीज हमारी माइनस की हो जाएगी, और माइनस वाली चीज हमारी प्लस की हो जाएगी। ठीक, तो ओमेगा हमारा माइनस का था वो प्लस हो गया, और पाई बाई टू हमारा प्लस का था वो माइनस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई होते ही। तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। अब इस इक्वेशन से क्या शो हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अगर कंपैरिजन करें तो भाई ओमेगा टी के साथ यहाँ पर देखिए माइनस का पाई बाई टू भी आ रहा है आई की इक्वेशन में। यानी कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें यह साफ साफ पता चलता है कि जो हमारा करंट है वो लीड नहीं कर रहा है, यहाँ लैग हो रहा है। ठीक है, तो करंट जो है लैगिंग कर रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है, हमारा इक्वेशन टू से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपका जो करंट है वो आपका लैगिंग बिहाइंड हो रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब
इसी के लिए हम इसका फेज डायग्राम बनाएंगे। अगर हम फेज डायग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो करंट है हमारा वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो हमने देखिए, आप भी जानते हैं, अभी हमने दिखाया ये प्लस माइनस वाला सीन जो आपको दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हम करंट को पीछे दिखा रहे हैं। कितना डिग्री पीछे दिखाएंगे भाई? जितना डिग्री बोला गया है। हमने माइनस का 90 डिग्री पीछे दिखा दिया। अब दूसरा तरीका ये भी हम ऐसे भी कर सकते हैं भाई, ये भी एक तरीका है। तो अब हमें यहाँ करंट को दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर वोल्टेज को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो गया। हमें कुल मिला के वोल्टेज को आगे दिखाना है। ठीक, तो वोल्टेज को आगे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा करंट को पीछे करेंगे। अब इसके हम वेव डायग्राम की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमारी जो वेव है वी की, वो साइन वेव है। तो हमने साइन वेव हमारी जो ओरिजिनेट होती है वो जीरो से, यानी कि ये जीरो से ओरिजिनेट होके ऐसे करके खत्म हो गई। अब हमें करंट को पीछे दिखाना है 90 डिग्री। तो भाई करंट को पीछे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? इसे नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट किया और इस तरीके से हमने कुछ वेव को रिप्रेजेंट करा दिया। क्योंकि वो कोसाइन वेव थी, तो कोसाइन वेव में और ऊपर से माइनस की थी, तो माइनस कोऑर्डिनेट से हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक, और भी दूसरा तरीका था, हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं कि हम दिखाएं अभी भी हमारा वी आगे चले मगर करंट, ये वेव कुछ डायग्राम अलग बदल जाए। तो जरा देखो वो भी हम कैसे दिखा सकते हैं, वो भी समझ लो एक बार। अगर हम कुछ इस तरीके से दिखाएं और मैं आपसे ही अगर क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा इसमें आई होगा और कौन सा वी होगा, तो आप बता देंगे। क्योंकि ये हमने वी को आगे दिखाना है, इसलिए हमारा ये वी हो जाएगा और ये वाली चीज हमारी आई हो जाएगी। ठीक, तो इसकी अगर इक्वेशन में आपसे लिखने को पूछूं तो क्या बनेगी? इक्वेशन देखिए इसकी बनेगी ये, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इस वाले डायग्राम के लिए इक्वेशन हो जाएंगी आई और वी की। ठीक? तो अब हम बात कर रहे हैं, इसमें एक टर्म आई है आपकी एक्सएल, जो कि इक्विवेलेंट थी रेजिस्टेंस के। तो एक्सएल का फॉर्मूला क्या है हमारा? ओमेगा एल, जो कि एक तरह का रेजिस्टेंस है, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और इसके उल्टे को हम क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस बोलते हैं। इस रेजिस्टेंस के उल्टे को हम क्या बोलते हैं? ससेप्टेंस। अब जो नाम है वो लिख दीजिए आगे, इंडक्टिव ससेप्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव ससेप्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? इस रेजिस्टेंस का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस। वो क्या कहलाएगा? इंडक्टिव ससेप्टेंस कहलाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? मो। और इसकी यूनिट क्या होती है? जो कि रेजिस्टेंस की होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, इसके लिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। और इसका जो फॉर्मूला, सॉरी, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? ml2, जो कि रेजिस्टेंस का होता है ml2 t-3 a-2। तो अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडक्टिव ससेप्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, जैसे कि देखिए भाई, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस होता है। वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस का अपोजिट क्या होता है? इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है। अब यहाँ पर हमने एक नोट लिख रखा है, ये नोट है एक तरह का। यहाँ पर अगर आप नोट देखेंगे, उसने क्या बोला है? फॉर डीसी, फॉर डीसी आपका जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो जीरो होती है डीसी की। तो एक्सएल बराबर कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई एफ। और एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, 2 पाई अपॉन टी, 1 अपॉन टी को ही हम यहाँ पर एफ लिख देते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो भाई हमारा एक्सएल भी जीरो होगा, यानी कि डीसी के लिए आपका एक्सएल की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि इसका कोई रोल नहीं होगा एक तरह से। अगर इंडक्टर हम डीसी में लगा भी देते हैं तो वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा, यानी कि डीसी अच्छा खासा अलाउ करता है इजीली फ्लो होने के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अब यहाँ पर एक और अच्छी बात करते हैं। हमने जैसा यहाँ पढ़ लिया कि डीसी जो है हमारा अलाउ करता है अगर इंडक्टर लगा है सर्किट में। मगर एक बात करें हम, क्यों ब्लॉक करता है भाई एसी? एसी क्यों ब्लॉक करता है और डीसी क्यों अलाउ करता है? तो हम एक बात समझते हैं। अगर हम एक स्टेडी करंट लेते हैं और उसको फ्लो कराते हैं डीसी सर्किट में, तो क्या होता है भाई? हम जानते हैं किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो होता है और स्टेट ने बता रखा है वो मैग्नेट बन जाएगा। अगर वो मैग्नेट बन गई है, ये क्वाइल मान लीजिए आपकी मैग्नेट बन गई है, ये मैग्नेट है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैंने बोला क्या? स्टेडी करंट फ्लो कराया है, तो उसमें होगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग क्या है? यानी कि फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। तो जब फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो काम नॉर्मल रेजिस्टेंस की तरह करेगा।
क्योंकि एक्सएल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। तो जब एक्सएल की वैल्यू जीरो है डीसी में, तो खाली रेजिस्टेंस कौन सा काम करेगा, आर काम करेगा, बाकी कुछ काम ही नहीं करेगा। तो डीसी तो सर्किट में करंट इजीली फ्लो होने देगी, मगर एसी में क्या होता है, टाइम वेरिंग होता है। करंट लगातार वोल्टेज के बदलने के साथ साथ बदलता रहता है। तो जब वोल्टेज बदलता रहेगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, उसमें तो भाई आपका फ्लक्स चेंज होना बनता है। और जब फ्लक्स चेंज होगा तो होगा क्या कि भाई बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगा, जो कि बराबर हो जाएगा अप्लाइड वोल्टेज के। जब बैक ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर हो जाएगा तो वो क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। इसीलिए आपका जो डीसी है वो तो अलाउ करता है, मगर एसी अलाउ नहीं करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जल्दी से। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगर सर्किट में हमारा क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो। अभी हमने इंडक्टिव इंडक्टिव सर्किट पढ़ लिया, अब कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे हैं। ये हमारा कैपेसिटर है, जिसका फिर से इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें हम, पूरे सर्किट का क्या है, जीरो है। और इसका भी हम अगर रेजिस्टेंस बात करें तो इसका भी रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया है, जीरो है। और हमारी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इक्वेशन है वो क्या है, वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, जो कि हमारी इक्वेशन वन हो गई है। अब हम बात कर रहे हैं आगे की। तो एक बात हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्या होता है, हमने ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा डी क्यू ओवर डी टी होता है। अब कैपेसिटर प्रिंसिपल कहता है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, सी इंटू वी, जहां पर हमारा सी जो है आपका कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटेंस है। और वी हम पीछे से उठा के लाएंगे, वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। हमने पुट कर दी इक्वेशन इसमें, इसमें इक्वेशन में इसे टू मान लीजिए, वन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसमें पुट कर दी। तो फिर से हमें पता है जो डिफरेंशिएशन के बाहर जाने वाली है टर्म वो क्या है, सी वी नॉट, वो बाहर चली गई है, कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल कौन है, टी है हमारा। तो साइन ओमेगा टी बचा। अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा। अगर हम साइन थीटा के डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये हमारा आ गया कॉस थीटा। ठीक है, अब हम भी जानते हैं, मैंने आपसे पहले बोला था, इंटीग्रेशन में मल्टीप्लायर जो होते हैं वो नीचे जाते हैं, और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लायर हमेशा ऊपर जाते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका ओमेगा सबसे बाहर। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अभी देखिए कहीं से भी कहीं तक हमें दिख नहीं रहा कि वी नॉट के नीचे कुछ है, तो हमें अभी रेजिस्टेंस नहीं मिला है। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से लिख लिया, वी नॉट वहीं छोड़ा, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वन अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि ये फिर से कहाँ जाना है, ऊपर ही जाना है। तो वी नॉट कॉज ओमेगा टी, वी नॉट कॉज ओमेगा टी, और मैंने क्या लिख दिया है, वन अपॉन ओमेगा से नीचे लिख दिया है। ठीक, अब ये जो रिप्रेजेंट होगा इस इक्वेशन में, ये जो रिप्रेजेंट होगा ये एक नए रेजिस्टेंस की तरह रिप्रेजेंट होगा, जिसको हम कहेंगे एक्स सी, जिसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाता है यहां पर ये। अब आगे अगर हम देखें नेक्स्ट पेज पे, तो v इक्वल टू, देखिए ये मैंने आपको दिखा भी रखा है, वहां पर हमने साइन ओमेगा, सॉरी जो कॉस ओमेगा टी थी हमारी टर्म, उसकी जगह हमने एक नई वैल्यू लिख दी है, साइन 90 प्लस थीटा। और साइन 90 प्लस थीटा प्लस में है तो देखिए आगे पीछे लिखा जा सकता है, तो ओमेगा टी को हमने पहले लिख दिया और पाई बाई टू को बाद में लिख दिया। इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो हमारा करंट है वो क्या हो रहा है, लीड कर रहा है वोल्टेज से। कितना डिग्री लीड कर रहा है, आगे बढ़ा हुआ है 90 डिग्री। तो यानी कि कैपेसिटर के केस में आपका जो करंट है वो 90 डिग्री आगे चलता है वोल्टेज से। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, अब एक यहाँ पर नोट और लिखा हुआ है, इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, मगर इसका मीनिंग क्या है कि करंट जो है कैपेसिटर के केस में आगे चलता है। आप भी जानते हैं भाई, देखिए याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी है इसमें, कि किसके केस में कौन आगे चलेगा। तो इसकी ट्रिक है सी क्यूब, या बोल दो सी इंटू सी इंटू सी। मीनिंग, इसकी बात करें अगर हम, हमारा सी क्या है, और इसकी बात करें हमारा सी क्या है, इसकी बात करें सी क्या है, तो देखिए इसको हम बोल देते हैं, पहले वाले को कैपेसिटर, दूसरे वाले को हम बोल देते हैं चार्ज। अब चार्ज से ही कंस्टिट्यूट हुआ है आपका करंट। तो यानी कि कैपेसिटर के केस में हमारा करंट हमेशा आगे चलेगा, या आप इसे सी स्क्वायर से भी याद कर सकते हैं, मगर सी क्यूब बेस्ट है, क्योंकि सी में हमारी सारी, सी क्यूब में सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैपेसिटर, चार्ज और करंट, ये तीनों चीजें बात आएंगी। ठीक है, तो ये तो एक ट्रिक के तौर पे याद रखने वाली बात है कि कौन आगे चलेगा। तो इसका अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम क्या बनेगा, तो आगे देखते हैं। तो देखिए करंट को लीड कराना है, हमने फिर से आगे दिखा दिया, करंट को कितना डिग्री आगे दिखाया है वोल्टेज से, 90 डिग्री।
अब यहाँ पर देखिए फिर से हमारी वोल्टेज की इक्वेशन जीरो से स्टार्ट हुई थी, हमने ये बना दी जीरो वाली। अब करंट को हमने आगे दिखाना है कितना डिग्री, कॉस ओमेगा टी आया था हमारा करंट में, तो करंट कॉस ओमेगा टी है तो हमारा वो 90 डिग्री आगे जाएगा उससे। अब मैंने आपको दूसरे तरीके से भी सिखाया था, अगर मान लीजिए आप करंट को तो लिखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसको लिखते हैं v को लिखते हैं v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप वोल्टेज को पीछे दिखा देते हैं, भाई करंट को आगे दिखाने का मीनिंग क्या होगा, वोल्टेज को पीछे दिखाना, तो उसका देखिए फेजर डायग्राम तो ये बन जाएगा। आपने वोल्टेज को पीछे दिखा दिया, करंट को आगे दिखा दिया, कितना डिग्री दिखाया, 90 डिग्री। तो अब वेव इक्वेशन बनाएंगे तो वेव इक्वेशन क्या बनेगी भाई, आपने देखा यहाँ पर इसकी साइन वेव है, बनाइए भाई साइन वेव, ठीक है। इसकी क्या है, आपने देख लिया कि साफ साफ आपको दिख रहा है कि वोल्टेज जो है आपका 90 डिग्री पीछे है, तो ये इक्वेशन भाई यहां से स्टार्ट होगी फिर से, ठीक है। तो कुछ आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब बात कर रहे हैं एक्स सी की वैल्यू डी सी के लिए, तो आप भी जानते हैं 2 पाई एफ सी फॉर्मूला होता है, 2 पाई एफ सी फॉर्मूला होता है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी तो जीरो हो जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी जीरो है तो नीचे जीरो आ जाएगा, सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें एक्स सी इनफाइनाइट हो रहा है फॉर डीसी, तो इससे क्या मीनिंग निकला, नोट को फिर से देखते हैं। यानी कि उसे क्या शो हो रहा है कि कैपेसिटर अपोजेस द डीसी बट पासेस द एसी इजीली, क्योंकि आपने क्या देखा, डीसी के लिए एक्ससी की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है, यानी कि वो एक्ससी जो है इनफाइनाइट हो चुका है, यानी कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो चुका है। अगर किसी सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया, अगर एक्ससी मतलब कैपेसिटर लगा है सर्किट में किसी भी डीसी, तो वहां पर करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये क्लियर हो गया है। अगर अब ग्राफ की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है एक्स सी और एफ का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है। तो इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है भाई, पैराबोलिक या हाइपरबोलिक। इस शेप का नाम आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। पैराबोलिक है ये शेप या हाइपरबोलिक है ये शेप का नाम। और अगर मैं आपसे बोलता हूं एक्सेल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो एक्सेल में आपने देखा था फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो उसका ग्राफ तो आप सभी जानते हैं, उसका ग्राफ क्या कहलाता है। इस ग्राफ का भी नाम आप वैसे कमेंट में बता सकते हैं, वैसे सभी जानते होंगे इस ग्राफ के कैसा शेप है ये, क्या नाम है इस फिगर का। और इसका जरूर आप कमेंट में बताएंगे कि इसको कौन सा बोलते हैं, हाइपरबोला या पैराबोला, ठीक है। अगर इन दोनों टॉपिक में से आपको किसी में भी कोई दिक्कत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।